स्टीव जॉब्स, एक ऐसा नाम जो शायद हम सबके लिए सफलता का दूसरा नाम है ना? लेकिन आज के इस खास विश्लेषण में हम सिर्फ उनकी सफलता की बात नहीं करेंगे। हम बहुत गहराई में जाकर ये देखेंगे कि कैसे भारी उलझन, भयंकर कंफ्यूजन और अनिश्चितता का डट कर सामना करने से लाइफ में अल्टीमेट क्लैरिटी यानी बिल्कुल साफ दिशा मिल सकती है। ये सिर्फ एक बायोग्राफी नहीं है, बल्कि हमारे उन तमाम अलग-अलग इंटरेस्ट्स को एक सही दिशा देने का एक मास्टर क्लास है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब जरा इस स्लाइड पर गौर कीजिए। ये अपने आप में कितना बड़ा पैराडॉक्स है ना। सोचने वाली बात है कि आखिर एक कंफ्यूज्ड कॉलेज ड्रॉप आउट एक बिलियन डॉलर का एम्पायर कैसे खड़ा कर देता है। ये सवाल उन सभी के लिए बहुत अहम है जो लाइफ में कभी-कभी खुद को दिशाहीन महसूस करते हैं, या फिर जिनके पास बहुत सारे अलग-अलग बेमेल लगने वाले इंटरेस्ट्स हैं और समझ नहीं आता कि आखिर शुरुआत कहां से की जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 1 की, एन अनलाइकली बिगिनिंग, रिजेक्शन एंड द गैराज डेज। आइए देखते हैं कि कैसे कुछ शुरुआती मुश्किलों ने इस असाधारण सफर की नींव रखी। अगर हम शुरुआत से देखें तो जन्म से ही रिजेक्शन एक बहुत बड़ी थीम रही। 1955 में पैदा होने के तुरंत बाद ही एक वकील कपिल ने उन्हें अपनाने से इनकार कर दिया क्योंकि उन्हें एक लड़की चाहिए थी। लेकिन पॉल और क्लैरा जॉब्स ने जब उन्हें अडॉप्ट किया तो बायोलॉजिकल मदर से एक पक्का वादा किया। वादा ये था कि इस बच्चे को कॉलेज एजुकेशन जरूर मिलेगी, और यकीन मानिए इसी एक वादे ने भविष्य के कई अहम रास्ते तय कर दिए। बचपन में अपने पिता पॉल के साथ गिराज में समय बिताते हुए एक बहुत ही कमाल का सबक सीखने को मिला। सबक ये था कि जो चीजें बाहर से दिखाई नहीं देती उनका भी परफेक्ट होना बहुत जरूरी है, चाहे वो किसी कैबिनेट का पिछला हिस्सा ही क्यों ना हो। डिजाइन और मैकेनिक्स में परफेक्शन की ये छिपी हुई फिलॉसफी हमेशा के लिए उनके दिमाग में गहराई से बैठ गई। अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स को लेकर एक शुरुआती दिलचस्पी थी ना, इसने बहुत ही साहसिक कदम उठाने की हिम्मत दी। जरा सोचिए, एक स्कूल जाने वाले लड़के ने अपने एक प्रोजेक्ट पार्ट के लिए सीधा एक बहुत बड़ी कंपनी एचपी के सीईओ बिल ह्यूलेट को ही कॉल कर दिया। कोई सोच भी नहीं सकता नतीजा क्या निकला। वो पार्ट तो मिला ही, साथ में एक समर इंटर्नशिप भी मिल गई, और इसी इलेक्ट्रॉनिक्स के पैशन के चलते स्टीव वोजनियाक से भी मुलाकात हुई, जो आगे चलकर टेक दुनिया का सबसे ऐतिहासिक कोलैबोरेशन बना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, कनेक्टिंग द रैंडम डॉट्स, द एक्सप्लोरेशन फेज। देखते हैं कि कैसे कॉलेज ड्रॉप आउट करने के बाद एक नई दुनिया की खोज शुरू हुई। यहाँ दो अलग अलग रास्तों का बहुत ही दिलचस्प कंट्रास्ट देखने को मिलता है। एक तरफ वो ट्रेडिशनल रास्ता जहाँ एक बहुत ही महंगी रीड कॉलेज में एडमिशन तो ले लिया, माता पिता की पूरी जिंदगी की सेविंग्स भी लग गई, लेकिन अंदर से बस एक खालीपन और कंफ्यूजन था। और दूसरी तरफ था सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग का रास्ता, जहाँ महज 6 महीने बाद ही ड्रॉप आउट करने का एक बहुत ही बोल्ड फैसला लिया गया और कैलीग्राफी, टाइपोग्राफी और जेन फिलोसफी जैसी सच्ची दिलचस्पियों को फॉलो किया गया बिना किसी डिग्री की परवाह किए। बाहर से देखने पर ये फैसले बहुत रैंडम और अजीब लग सकते हैं। 1974 में स्पिरिचुअलिटी की तलाश में भारत आना, दोस्तों के कमरे में फर्श पर सोना, थोड़े से पैसों के लिए कोक की खाली बोतलें लौटाना और हर रविवार मीलों पैदल चलकर इस्कॉन मंदिरों में मुफ्त का खाना खाना, ये सब काफी अजीब लगता है ना। लेकिन खुद से गहरे सवाल पूछने और एक अंदरूनी क्लैरिटी पाने के लिए ये कदम असल में बहुत जरूरी थे। और बस यहीं से जन्म होता है इस पूरी केस स्टडी की सबसे अहम फिलॉसफी का, कनेक्टिंग द डॉट्स। उस वक्त कैलीग्राफी सीखना, स्पिरिचुअलिटी की तलाश, इलेक्ट्रॉनिक्स का शौक, ये सब बिल्कुल अलग थलग रैंडम डॉट्स लग रहे थे। इनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं था। लेकिन सालों बाद जब पहला मैकिन्टॉश कंप्यूटर डिजाइन हुआ तो ये सारे डॉट्स एकदम खूबसूरती से जुड़ गए। उस कंप्यूटर में सिर्फ बेहतरीन टेक्नोलॉजी नहीं थी, बल्कि दुनिया की सबसे खूबसूरत टाइपोग्राफी और एक बेजोड़ सिंप्लिसिटी भी थी। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, सक्सेस, फेलियर एंड रीबर्थ, द फॉल एंड राइज ऑफ एन इनोवेटर। ये सफर का वो हिस्सा है जहां सब कुछ मिला, सब कुछ छिन गया और फिर से एक नई शुरुआत हुई। $1 बिलियन, जी हाँ, स्टीव वोजनियाक के साथ एक छोटे से गैराज में हुई वो मामूली सी शुरुआत महज 10 सालों के अंदर ही देखते एक विशाल $1 बिलियन एम्पायर में बदल गई। ये उसी जबरदस्त जुनून, कड़ी मेहनत और परफेक्शन का ही नतीजा था। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं, सफलता कभी भी एक सीधी रेखा में नहीं चलती। इस स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेशन को देखिए। अपने ही हायर किए गए सीईओ के साथ विजन मैच ना होने के कारण अपने ही बनाई कंपनी से बुरी तरह निकाल दिया जाना, ये किसी को भी पूरी तरह से तोड़ सकता था। लेकिन कमाल की बात देखिए, इसे एक रीबर्थ में बदल दिया गया। नेक्स्ट और पिक्सार जैसी शानदार कंपनियों की स्थापना हुई और अंततः 1997 में एप्पल ने नेक्स्ट को खरीद लिया और उन्होंने वापस लौटकर उसी एप्पल को डूबने से बचा लिया जिसने उन्हें निकाल दिया था। iMac, आईफोन, आईपैड, ये सब उसी फाउंडेशन का ही नतीजा है। तो अब सेक्शन 4, 3 रूल्स फॉर क्लैरिटी, डिस्टिलिंग द केस स्टडी। आइए देखते हैं कि इस पूरी बायोग्राफी से हम कौन से ठोस नियम निकाल सकते हैं। इस पूरी उथल-पुथल से भरी जर्नी से हमें 3 बहुत ही गहरे सबक मिलते हैं। पहला, सिर्फ बैठकर ओवरथिंकिंग करने से कुछ नहीं होगा। क्लैरिटी हमेशा कोई ना कोई एक्शन लेने से ही आती है। दूसरा, अपने सच्चे पैशन को फॉलो करने से ही दुनिया में कुछ बिल्कुल यूनिक बनाया जा सकता है। और तीसरा, जो सबसे अहम है, अगर कई सारे अलग-अलग इंटरेस्ट्स हैं तो उन्हें मिलाकर अपना एक अलग एडवांटेज बनाया जा सकता है। याद रखिए, वो रैंडम डॉट्स ही आगे चलकर सबसे बड़ी ताकत बनते हैं। जिंदगी के आखिरी पड़ाव में जब एक रेयर कैंसर डायग्नोसिस का सामना करना पड़ा तो एक सवाल रोज सुबह शीशे के सामने खड़े होकर एक रिफ्लेक्शन बन गया कि अगर आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होता तो क्या मैं वही करता जो मैं आज करने वाला हूँ। जरा सोचिए इस बारे में। ये सवाल किसी भी फालतू काम को हटाने और सिर्फ उन चीजों पर फोकस करने का सबसे बेहतरीन फिल्टर है जो सच में मायने रखती हैं। और अब हमारा आखिरी सेक्शन, टर्निंग नॉलेज इनटू एक्शन, रिसोर्सेज फॉर द जर्नी। क्योंकि सिर्फ सुनना काफी नहीं है, उस पर अमल करना भी जरूरी है। इन फिलॉसफीज को प्रैक्टिकली अप्लाई करने के लिए कुछ बेहतरीन रिसोर्सेज मौजूद हैं। समरी बोर्ड प्लेटफॉर्म पर द पैशन टेस्ट, द आर्ट ऑफ वर्क और द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल जैसी सिलेक्टेड किताबों की शानदार समरीज मौजूद हैं। इन किताबों के साथ जुड़ना माइंडसेट को पूरी तरह से बदलने और आगे बढ़ने का एक प्रूवन तरीका है। इनसे वो सही और चुभते हुए सवाल पूछना सीखा जा सकता है जो अंततः हमारे सच्चे पैशन तक हमें ले जाते हैं।
और अच्छी बात यह है कि ज्ञान तक पहुंच बहुत ही अफोर्डेबल होनी चाहिए। मात्र 99 रुपए के मंथली सब्सक्रिप्शन रेट पर समरी बोर्ड को आसानी से एक्सेस किया जा सकता है। ये सिर्फ कुछ किताबें पढ़ने के बारे में नहीं है, ये वो नॉलेज हासिल करने का जरिया है जो हमें वो मुश्किल लेकिन क्लैरिटी देने वाले सवाल पूछने के लिए जरूरी है। और क्योंकि क्लैरिटी के लिए एक्शन लेना मस्ट है, इसलिए एक 21 दिन का इंटरैक्टिव चैलेंज भी डिजाइन किया गया है। इसकी वैल्यू करीब 1000 रुपए है, लेकिन इसमें एक लाइव कम्युनिटी और मेडिटेशन प्रैक्टिसेस शामिल हैं, ताकि किताबों से सीखी गई बातों को हम रियल वर्ल्ड में अप्लाई कर सकें। और हाँ, समरी बोर्ड सब्सक्राइब करने वाले पहले 500 लोगों के लिए जो जूम सीट्स रिजर्व करते हैं, उनके लिए ये बिल्कुल फ्री है। इसके अलावा जो लोग फाइनेंशियली बहुत तंगी का सामना कर रहे हैं, उनके लिए एक स्पेशल गिव अवे फॉर्म भी अवेलेबल है। जैसा कि ये मशहूर कहावत बहुत खूबसूरती से बताती है कि किसी को एक दिन मछली खिलाओगे तो उसका एक दिन पेट भरेगा, लेकिन अगर उसे मछली पकड़ना सिखा दोगे तो वो जिंदगी भर के लिए सक्षम हो जाएगा। इस गिव अवे का मुख्य उद्देश्य भी यही है कि हर किसी को अपना एक इंडिपेंडेंट माइंडसेट बनाने का पूरा मौका मिले। तो अब ये आखिरी स्लाइड हम सभी के सामने एक बहुत ही क्रिटिकल चॉइस छोड़ जाती है। चॉइस ये है कि क्या हम आज सिर्फ इस इन्फॉर्मेशन को कंज्यूम करके ही रुक जाएंगे, या फिर अपने खुद के उन रैंडम डॉट्स को कनेक्ट करने के लिए आज ही कोई ठोस एक्शन लेंगे। कंफ्यूजन से बाहर निकलना और अपना एक बेहतरीन भविष्य बनाना, ये सब आज से ही शुरू किया जा सकता है। इस विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए और एक्शन लेते रहिए।